हेलो एवरीवन। नियति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और यह निबंध लेखन की सीरीज़ है। और इसमें टोटल 10 से 12 सेशंस करेंगे और इन सेशंस में हम लोग एस्से राइटिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कंप्लीट होंगे, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और इस सीरीज़ को करने के बाद आपको ना तो कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई नोट्स देखने की ज़रूरत है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल ये जो सीरीज़ के वीडियो जो यूट्यूब पर जाएंगे उन्हीं को आपको देखना है और उसी से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एस्से राइटिंग में। जो कि जैसा कि आप लोग जान भी रहे होंगे और एक बार मैं बता भी देता हूँ कि एस्से राइटिंग जो है वो हमारे मेंस में बहुत हेल्पफुल है। और एस्से का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। और इसमें 250 मार्क्स में हमको जो एस्से का पेपर आता है उसमें दो खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में जो होता है उसमें 4 एस्से होते हैं और 4 में से एक लिखना होता है। और इसी तरीके से खंड बी में भी 4 एस्से होते हैं और 4 में से एक लिखना होता है, ठीक है। तो और एक एस्से को 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो और इसमें जैसे ये मैंने आपको बताया कि 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो 250 मार्क्स के इस पेपर में आप 160 मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। और अगर ये एसए के पेपर में अगर आप 100 मार्क्स तक ही रुक गए या इससे भी कम आ गए तो फिर मेंस क्वालिफाई करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप अच्छा मार्क्स ले आए तो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपको इंटरव्यू कॉल आने के लिए। तो एस्से की बहुत इम्पोर्टेंस है, एस्से राइटिंग की। और इसमें थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा और आप इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल आ सकती है। तो इस पेपर की इम्पोर्टेंस इस बात से आंका जा सकता है। तो हम लोग इस सीरीज़ में क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के सेशन में हम कुछ फंडामेंटल्स पे बात करेंगे कि अच्छे निबंध के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा। हो सकता है कि ये फंडामेंटल्स के बारे में जो मैं बताऊँ ये आज आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं ये और अच्छे से आपको तब समझ आएंगी जब सेशंस आगे बढ़ेंगे। आज मैं कुछ ओवरव्यू दूंगा। तो आज ही पूरी तरीके से जज नहीं करना है। धीरे धीरे मतलब जो भी सीरीज़ के वीडियोस आ रहे हैं उसमें अपनी प्रेजेंस शो करना है। और मैं पूरी तरीके से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस सीरीज़ का बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और इससे राइटिंग जैसे आपके फॉर्मेट से रिलेटेड डाउट हैं या कोई भी डाउट है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छा करोगे ऐसे राइटिंग में, ठीक है। तो आज कुछ फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। और अभी जो निबंध पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा उनमें ज़्यादातर जो निबंध पूछे जा रहे हैं उनमें दार्शनिक पक्ष ही ज़्यादातर है। तो दार्शनिक पक्ष वाले निबंध पर विस्तार से बातचीत कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये दिक्कत है कि उनको दार्शनिक पक्ष वाले निबंध उतने अच्छे से समझ नहीं आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा स्पेशली मेरा कहना है कि इस सीरीज़ से जुड़ें और इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं उनको देखें। आप ज़रूर लास्ट सेशंस तक आते आते बहुत अच्छा करने लगोगे। और किस तरीके से मेन बॉडी में डायमेंशंस ओपन करना है, किस तरीके से निष्कर्ष लिखना है, भूमिका को किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सारा सब कुछ डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये बात आप लोगों से करना था कि निबंध का चुनाव कैसे क्या करना है। कि जैसे जो 4 निबंध आते हैं एक सेक्शन में, फिर एक सेक्शन में 4 निबंध रहते हैं। तो इसमें किस तरीके से सिलेक्शन किस तरीके से करना है। तो जैसे ये सेक्शन ए है और इसमें 4 निबंध हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और ये सेक्शन बी है और इसमें भी 4 निबंध हैं।
एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब इसमें कौन सा निबंध चुनना है, ये कैसे पता चलेगा, या किसको चुनने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये भी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अभी आज ही के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कि ये जो बातें मैं आज आपको बताऊं, ये आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आने वाले सेशंस में ये आज के सेशन की कुछ फंडामेंटल्स बातें आने वाले सेशंस में आपको और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद लेखन शैली और भाषा के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और निबंध को प्रभावी बनाने के लिए क्या कुछ ज़रूरी हैं, जैसे कोट्स वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फैक्ट्स और डेटा, एग्जाम्पल्स और इलॉस्ट्रेशंस, इनसे निबंध को और पुष्ट करना है, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद निबंध की संरचना पर, प्रस्तावना पर, जैसे प्रस्तावना या भूमिका जो निबंध की होगी उस पर, केवल भूमिका पर ही हम लोग 3 सेशन कर लेंगे, जिसमें हम निबंध की भूमिका पर ही केवल बातचीत करेंगे, ठीक है। 3 सेशंस डेडिकेट होंगे, और मुख्य भाग पर हम लोग लगभग 5 से 6 सेशंस कर लेंगे मुख्य भाग पर, कि मुख्य भाग को किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 से 2 सेशन हम लोग निष्कर्ष के लिए कर लेंगे, और बाकी कुछ सेशंस हम लोग कुछ सेशन प्रैक्टिस के लिए रख लेंगे, ठीक है, कि ऐसे कि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, उसके लिए कुछ सेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा हमारा इस सीरीज़ का, कि प्रस्तावना को लेकर के या प्रस्तावना या भूमिका को लेकर के 3 सेशंस, और मुख्य भाग को लेकर के 5 से 6 सेशंस कर लेंगे, तो उसमें अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। और निष्कर्ष को लेकर के 1 से 2 सेशंस, और कुछ सेशंस हम लोग प्रैक्टिस की तरीके से लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे। और आज के सेशंस में कुछ फंडामेंटल्स पे बात कर लेंगे, सिलेक्शन कौन से निबंध का चुनाव करना चाहिए उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे, और निबंध को प्रभावी बनाने वाले कुछ उपकरण मैं आपको आज के सेशन में बता दूंगा, तो उनको ध्यान से सुनना है। और फिर उसके बाद तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में क्या कुछ। तो फंडामेंटल्स में तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको उसी निबंध में कुछ बातें हैं जैसे जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है, तो वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि ऐसे में आपको डायग्राम्स नहीं बनाने हैं। डायग्राम के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रखना है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रखना है। ऐसा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि डायग्राम का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एग्ज़ामिनर को शॉर्ट फॉर्म में आपकी बातें एग्ज़ामिनर तक पहुँच जाएं, तो उसके लिए डायग्राम का प्रयोग करते हैं, कि संक्षिप्त में बातें पहुँच जाएं, इसके लिए डायग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस्से की मांग क्या होती है, निबंध की मांग होती है कि आप विश्लेषण करें। निबंध की मांग होती है कि आप विश्लेषण करें, कि उस टॉपिक या उस विशेष बात को एनालिसिस करें। जैसे मैं आपके सामने एक टॉपिक रखता हूँ कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे एक टॉपिक है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो अभी क्या है कि
कुछ बातें आप ऐसी बताओ, जैसे कुछ डायग्राम आपने बना दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी जिसमें आपने सत्य के कुछ परिणामों के बारे में, सत्य की कुछ एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ। तो ये इसलिए किया जाता है डायग्राम्स की एग्ज़ामिनर का ध्यान इधर आए और एग्ज़ामिनर को जल्दी हमारी बातें कन्वे हो जाए, ठीक है। लेकिन यूपीएससी खुद ही कह रहा है कि आप आराम से टाइम लो और 1000 से 12 शब्दों में इसका विश्लेषण करके हमारे सामने बातें रखो। इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से सतही बातें हमारे सामने मत करो, हमारे सामने विश्लेषण करके बातों को रखो, ठीक है। तो यूपीएससी खुद ही हमको टाइम दे रहा है कि आराम से इत्मीनान से चलो भाई, तो 1000 से 12 शब्दों में बताओ। तो जैसे ये टॉपिक है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो इस टॉपिक में आ, आ, एक तो डायग्राम नहीं, विश्लेषण के माध्यम से इसको बताओ कि इस पहलू को बताओ कि हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो उसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताइए, फिर इसमें कुछ डायमेंशंस ओपन करके बताइए। तो वो सारी बातें, अब क्या डायमेंशन का मतलब क्या होता है, और आयाम, डायमेंशन को ही हिंदी में आयाम कहते हैं, और आयाम और उदाहरण किस तरीके से ये दोनों शब्दावलियाँ आपस में अलग हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत होगी हम लोगों के बीच में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि डायमेंशंस किसको बोलते हैं और उदाहरण किसको बोलते हैं, क्योंकि जो निबंध में आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपको डायमेंशंस के मार्क्स मिलते हैं, ना कि उदाहरण के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये बात आपको आगे समझ में आएगी। हो सकता है कि अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको अच्छे से नहीं समझ आएगी, लेकिन आने वाले टाइम पर ज़रूर समझ आएगी, ठीक है। अभी आगे सेशन में ये वाली बात मैं हर एक सेशन में आपसे करूँगा कि डायमेंशन क्या होता है और उदाहरण क्या होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तो पहली बात आप यही ध्यान रखो कि एस्से में आपको डायग्राम नहीं बनानी है, डायग्राम के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रखना है, आपको एनालिसिस करना है। आपको निबंध की जो मांग है वो एनालिसिस है और उसी को आपको करना है, ठीक है। तो ये एक पहली फंडामेंटल बात है जो मैं आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है कि निबंध को बिंदुवार, मतलब पॉइंट्स फॉर्म में, ठीक है, पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। निबंध को पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे कि हम लोग इससे जीएस के जब आंसर राइटिंग करते हैं, जीएस आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें जैसे पॉइंट्स फॉर्म में पॉइंट 1 2 3 ऐसे करके हम लोग मेन बॉडी में लिखते हैं। लेकिन निबंध में क्या है कि पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिखना है, निबंध में आपको पैरा में लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे आप मेन बॉडी में कुछ भी बात बता रहे हो, तो आपको जैसे यहाँ से आपने एस्से की शुरुआत किया, ठीक है, ऐसा कुछ आपने हम कभी भी, हाँ ये भी आपको बात एक बता दूं कि जैसे ये आपका पेज है, तो यहाँ से मत शुरुआत किया करिए, ऐसे यहाँ से नहीं शुरुआत करना है, पहली लाइन के बीच से शुरुआत की जाती है, तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। ऐसे आपने लिखना चालू किया, दूसरी तीसरी लाइन चौथी लाइन लिखा, ठीक है, पांचवी लाइन ऐसा कुछ लिखा, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे अपना आपकी बात पूरी हो गई, तो अभी पैरा चेंज करना है, तो इसी के नीचे से चालू करना है, ठीक है, इसी के नीचे से इस तरीके से पैरा चालू करना है, ठीक है, इसी के नीचे से ऐसे पैरा चालू कर दिया आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पैरा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद उसी के नीचे से फिर तीसरा पैराग्राफ चालू कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो पैरा चेंज करने का ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से पैराग्राफ भी चेंज करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनका जैसे यहाँ से चालू किया, ऐसी कुछ बात रखी, फिर उसके बाद यहाँ पे बात पूरी हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ से चालू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आपका पैरा ख़त्म हो रहा है उसी के नीचे से दूसरा पैराग्राफ चालू करना है, ठीक है। और पैराग्राफ में ही छोटे छोटे पैरा के माध्यम से ही अपनी बातों को रखना है, ठीक है।
तो ये कुछ बातें हैं। अब आपको ये बातें लग रही होंगी कि क्या छोटी-छोटी बातें बता रहे हैं, तो ये लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्योंकि मैंने लगभग बहुत कई हज़ार कॉपियाँ चेक की हैं, तो मैंने ये सारा सब कुछ देखा है कि ऐसा स्टूडेंट लोग करते हैं। तो उसी का पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे क्लियरिटी हो सके। और तो ये एक बात हो गई। तो पहली बात मैंने आपको ये बताया कि एस्से में डायग्राम के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रखना है, एनालिसिस करना होता है एस्से में, इसलिए डायग्राम नहीं बनाना है। दूसरी बात कि एस्से में आपको पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना है मेन बॉडी या कहीं पर भी कुछ लिख रहे हो तो छोटे छोटे पैरा के माध्यम से अपनी बातों को रखना है, ठीक है? तो ऐसा कुछ करना है। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आते हैं? थर्ड पॉइंट में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ऐसे में निबंध में यह आवश्यक नहीं है कि आप हर एक पेज पर शायरी कविता या कोई अन्य उद्धरण लिखें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को के बीच में ये बात गई है कि निबंध में क्या होता है कि हर एक पेज पर निदा फाजली की गज़ल लिखनी है। हर एक या जैसे पेज पे कबीर का कोई दोहा लिखना है, या पेज पे कोई आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल करके आ रहे हो और आपका दोस्त कह रहा है कि अरे तुमने वो निदा फाजली की गज़ल नहीं लिखी, तो तुमने तो इससे अपना ख़राब करके चले आए। तो ऐसा कुछ मतलब इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है एस्से में। मतलब शायरी या कविता या कोई अन्य उद्धरण कोटेशंस अगर आप नहीं लिख करके आए, आपको नहीं याद आ रहा है, हो सकता है कि जैसे कि ये आपके सामने इससे आए कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, ठीक है? सत्य कोई रंग नहीं जानता है, ठीक है? सत्य कोई रंग नहीं जानता। ट्रुथ नोज नो कलर, ठीक है? सत्य कोई रंग नहीं जानता है। ट्रुथ नोज नो कलर, ठीक है? अब जैसे ये आपके सामने इससे आया, तो किसी ने लिखा कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, या सत्यमेव जयते लिख दिया किसी ने, ठीक है? सत्यमेव जयते लिखा किसी ने। अब आपने जैसे सत्यमेव जयते ये आप नहीं लिख करके आए, मुंडक उपनिषद की ये लाइन नहीं लिखा आपने, तो फिर अब यह साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। मतलब इस तरीके की कोई दोहा या इस तरीके की कुछ संस्कृत की कोटेशंस, इंग्लिश की कोई कोटेशंस आप नहीं लिख करके आए, लेकिन आपका दोस्त लिख करके आया है। तो आप अब इसी टेंशन में हो कि मैं तो नहीं लिख करके आया, जबकि सब लोग तो कह रहे थे कि हर पेज पे कोई ना कोई कोटेशंस आनी चाहिए। अब मैं नहीं लिख करके आऊँ तो मेरा इससे ख़राब हो गया क्या? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अब ऐसा कुछ अपने मन में भाव नहीं लाना है। एग्ज़ामिनर बिल्कुल भी नहीं इस तरीके की यूपीएससी की बिल्कुल भी नहीं डिमांड है कि आप हर पेज पे कोई ना कोई कोटेशंस इस हिस्से को करने के लिए कुछ सत्य के से संबंधित कोई कोटेशंस लिखो। मेन जो आपको ध्यान रखना है वो है, मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूँ, एनालिसिस के नंबर मिलते हैं, विश्लेषण के नंबर मिलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर विश्लेषण शब्द बार बार बोल रहे हैं लेकिन विश्लेषण का मतलब नहीं बता रहे हैं। वो विश्लेषण का मतलब आने वाले सेशंस में जब हम मेन बॉडी पर 5 से 6 सेशंस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एनालिसिस का मतलब क्या है, विश्लेषण का मतलब क्या है, मैं कौन सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आपको समझ आएगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा, अगर आपके
दिमाग में इस तरीके का कुछ भ्रम बैठा हुआ था कि निबंध में अगर आप हर पेज पे शायरी या कविता या कोई अन्य उद्धरण लिख दोगे तो एग्जामिनर खुद ही आपको बुलाएगा और कहेगा कि आप कहाँ थे इतने दिनों तक, आपने तो वो कविता सुना दी और मेरा मन इतना खुश हो गया और मैं बता नहीं सकता। तो ऐसा कुछ मतलब आपके साथ नहीं होगा, खासकर यूपीएससी के एसेस में। और आपको मतलब ऐसा है कि अगर आप लिखो शायरी कविता या कोई उद्धरण तो अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कोई सत्य का, जैसे ट्रुथ नोज नो कलर ये 2025 का ऐसे है, तो अभी जैसे इसके संबंध में आपने सत्यमेव जयते का कुछ रेफरेंस दिया या सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस तरीके के कुछ दोहे लिखे या कुछ अन्य सत्य से संबंधित कुछ अन्य बात लिखी, कुछ अन्य कोटेशंस लिखी, तो उससे एग्जामिनर को पढ़ते हुए अच्छा तो लगता है, लेकिन ऐसा वो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कोई इतना मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि शायरी कविता या कोई अन्य उद्धरण ही लिखो, अगर आप लिख सकते हो तो बेहतर है। अगर आप इस तरीके के कोटेशंस वगैरह याद कर सकते हो तो बेहतर है। बाकी जो ऐसे में मैं दोबारा बता रहा हूँ कि निबंध में जो भी निबंध में आपकी जो काबिलियत, जो आपका कौशल देखा जाता है वो देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से विषय का विश्लेषण किया है, विषय को कितने अच्छे से तोड़ा मरोड़ा है, विषय में कितने डायमेंशंस ओपन किए हैं, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। डायमेंशंस के मार्क्स मिलते हैं, ना कि उदाहरणों के, मतलब ना कि ये मतलब शायरी कविता या को, कोई अन्य कोटेशंस आप लिखोगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात एक थर्ड पॉइंट आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब एक और बात जो मैं आपको बताता हूँ निबंध में, जो फंडामेंटल्स में ही आएगी, कि निबंध लेखन से संबंधित एक बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है, जैसे कि यही वाला 2025 वाला ही इससे ले लेते हैं कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, ठीक है, सत्य कोई रंग नहीं जानता, कि ट्रुथ नोज नो कलर। अब जैसे ये 2025 में आया, अब इसमें क्या है कि आपने आपको ये बताया जाता है कि आप इसमें बहुत सारे आयाम को ओपन करिए, ठीक है, बहुत सारे आपने बहुत सारे एजुकेटर और बहुत सारे अपने सीनियर्स या बहुत जगह किताबों में आपने ये शब्द पढ़ा होगा कि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस ओपन करिए, ठीक है, इस निबंध में। तो कुछ लोगों के यहाँ पर डायमेंशन का मतलब होता है कि सामाजिक स्तर पर बात कर लेना, या आर्थिक स्तर पे बात कर लेना, या सांस्कृतिक स्तर पर बात कर लेना, ठीक है, या ऐतिहासिक स्तर पे बात कर लेना, या किसी या भौगोलिक स्तर पे बात कर लेना, भौगोलिक स्तर पे बात कर लेना। तो इस कुछ लोग इसको डायमेंशन बोलते हैं, तो ये गलत है, ये डायमेंशंस नहीं है, इनको डायमेंशंस नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं उदाहरण बोलते हैं, ये उदाहरण हैं आपके, ना कि डायमेंशंस हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डायमेंशन किसको बोलते हैं और उदाहरण किसको बोलते हैं। जैसे सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रुथ नोज नो कलर, या जैसे ये 2025 का इससे जो है इसको हटा करके एक साधारण सा ऐसे लेते हैं कि जैसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जैसे ये आपके सामने इससे आ गया, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपने इसको अपने मेन बॉडी में क्या किया है, चूंकि आपको बताया गया था कि मतलब सामाजिक स्तर पे देख लो, आर्थिक स्तर पे देख लो, सांस्कृतिक स्तर पे देख लो, ऐतिहासिक स्तर पे देख लो, भौगोलिक स्तर पे देख लो, तो आपने वही काम करना चालू कर दिया कि सामाजिक स्तर पर देखें तो, सामाजिक स्तर पर देखें तो, स्तर पर देखें तो, सामाजिक स्तर पर देखें तो सत्य बोलने से, सत्य बोलने से, सत्य बोलने से प्रतिष्ठा, व्यवहार तथा प्रतिष्ठा, व्यवहार तथा
तथा संबंधों में, व्यवहार तथा संबंधों में परिपक्वता आती है। मतलब ऐसी कुछ बात, जैसे मतलब ऐसी कुछ बात आपको, फिर आपने जैसे सांस्कृतिक स्तर पे कुछ सत्य का बताया, या जैसे फिर भौगोलिक स्तर पे बताने लगे, ऐसा आप करने लगे, ठीक है। तो ये क्या है कि आप किसी भी बात को, जैसे ये एक बात है आपके सामने, ये कोई बात आपके सामने रखी गई है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो आप इसी बात को सिद्ध करने के लिए सामाजिक स्तर पर देख रहे हो, सांस्कृतिक स्तर पर देख रहे हो, भौगोलिक स्तर पर देख रहे हो, तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए ये सब उदाहरण दे रहे हो कि ये बात सही कह रहे हो एग्जामिनर, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक स्तर, ये उदाहरण दे रहे हो आप, ना कि डायमेंशन ओपन कर रहे हो, ये आयाम नहीं ओपन कर रहे हो आप, ये उदाहरण दे रहे हो। जैसे मैं आपसे कोई बात कहूँ, ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई भी बात कहूँ कि जैसे कोई बात आपसे कहता हूँ कि जैसे इसी को ही आगे और बढ़ाते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब इसी बात को आप कह रहे हो कि हाँ हाँ देखो ठीक कह रहे हो, सामाजिक स्तर पर देखें तो ठीक कह रहे हो, राजनीतिक स्तर पर देखें तो ठीक कह रहे हो, सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो हाँ ठीक तो कह रहे हो, हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और भौगोलिक स्तर पर देखें तब भी हाँ ठीक तो कह रहे हो, हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो आप हर एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर रहे हो कि हाँ ठीक कह रहे हो एग्जामिनर, हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक कह रहे हो, ऐसी कुछ बातें आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए, लेकिन डायमेंशन का मतलब होता है, आयाम का मतलब होता है कि ये जो ये एस्से का टॉपिक है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इसका एक अन्य पहलू खोजना, उसको बोलते हैं डायमेंशन। जैसे ये जो निबंध का टॉपिक है, ये अपने आप में केवल एक आयाम है। जैसे आप, जैसे ऐसे समझो कि जैसे कोई पेपर आपके हाथ में हो, तो पेपर का जो पृष्ठ आपके सामने, जैसे कोई पेज है, तो उसका जो आपके सामने है वो केवल एक आयाम है, ठीक है, वो केवल एक आयाम है। दूसरा आयाम इसी पृष्ठ का जो पीछे का भाग है वो है दूसरा आयाम हो गया। तो एग्जामिनर ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर आपको केवल एक आयाम देता है, और अन्य आयाम जो है वो छिपे होते हैं, और उन्हीं आयामों को ओपन करना होता है, उन्हीं डायमेंशंस को ओपन करना होता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोगों की जब कॉपी देखोगे, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सामाजिक स्तर पर बातचीत करते हैं, राजनीतिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, भौगोलिक स्तर पे, और बहुत सारे इक जोड़ करके वो अपनी बातों को रखते चले जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर एजुकेटर्स भी इसी तरीके का बताते हैं, तो इसीलिए वो करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा किसी एक आयाम को प्रूव करने के लिए ये सब उदाहरण दे सकते हो, लेकिन जो मेन मार्क्स आपको मिलेंगे वो डायमेंशंस के मिलेंगे, मेन मार्क्स। तो अभी जैसे ये एक डायमेंशन एग्जामिनर आपके सामने रखता है कि हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन दूसरा डायमेंशन आपको ओपन करना होगा कि कभी कभी मतलब, या इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रस्तुत निबंध का विषय अपने आप में, प्रस्तुत निबंध का विषय अपने आप में पूर्ण तार्किक विषय नहीं है, पूर्ण तार्किक प्रस्तुति नहीं रखता है, ऐसा कुछ बात रख सकते हो, प्रस्तुति नहीं रखता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितिवश असत्य का सहारा लेना
सहारा लेना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, इस तरीके की बात। अब ये एक, अब आपने दूसरा डायमेंशन ओपन किया, ठीक है, ये होते हैं आयाम। तो मेन नंबर अब इसी के मिलते हैं। एग्जामिनर यही देखता है आपकी एस्से की कॉपी में कि आपने मैंने जो आयाम आपको दिखाया था उसी पर तो बातचीत करते हुए नहीं चले गए, आपने दूसरा डायमेंशन ओपन किया है कि नहीं ओपन किया है, आपने तीसरा डायमेंशन का भी कुछ स्कोप बन रहा था तो क्या तीसरे डायमेंशन को ओपन किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी बातें एग्जामिनर आपसे आपके एस्से में ढूंढता रहता है कि आपने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपने किया होगा तो आपको यहीं पर एज मिल जाएगा दूसरे स्टूडेंट से। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस के मार्क्स मिलते हैं और इसी में और हो सकता है कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ और आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और अगर नहीं भी आ रही होंगी तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले सेशंस में ये सारी चीज़ों पर मैं और अच्छे से बातचीत करूँगा कि किस तरीके से डायमेंशंस और उदाहरण एग्जाम्पल्स एक दूसरे से अलग चीज़ है। एग्जामिनर आपके सामने केवल एक आयाम रखता है और इसका दूसरा पहलू भी खोलना होता है, इस आयाम के ऊपर भी बातचीत करनी होती है, ये एस्से की मांग है, ठीक है। तो ये जैसे दूसरा डायमेंशन हो गया। अब इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रूफ करना है कि कभी कभी असत्य का सहारा। अब जैसे अगर इसमें आप बताओ कि जैसे कि अब इसको बहुत सारे उदाहरण की हाल ही के उदाहरण से कि करंट के, या जैसे इतिहास के ताज होटल के हमले का उदाहरण दे सकते हो आप कि उस टाइम पर मीडिया वालों से ये कहा गया था कि जो भी खबरें जा रही हैं टीवी के माध्यम से, उन खबरों में ऐसा दिखाया जाए कि मतलब जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको ना दिखाया जाए और होटल के अंदर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम दिखाई जाए। तो इस तरीके का मतलब तथ्यों को मॉडिफाई करके, या जैसे आप जैसे किसी ज़िले में आप डीएम हो, ठीक है, किसी ज़िले में आप जिला अधिकारी हो और वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसा कुछ विवाद हो गया, ठीक है, कुछ धार्मिक संगठनों में कुछ क्लैश हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि आपको मीडिया के सामने कुछ बताना है। तो भले ही परिस्थितियाँ ज़्यादा उग्र हैं, आपका ध्यान पूरा उन्हीं परिस्थितियों के ऊपर है कि इन परिस्थितियों को कैसे भी करके संभाला जाए, लेकिन आप वहाँ के जिलाधिकारी के तौर पर लोगों का ढाढ़स बंधाने के लिए आपको इस तरीके की बातें रखनी पड़ेंगी कि कि मतलब प्रशासन के स्तर पर तेजी बढ़ती जा रही है, या कुछ इस तरीके की बातें कि मतलब जिससे लोगों के अंदर मतलब, या फिर इस उपद्रव की हूबहू उतनी डिटेलिंग नहीं करनी होगी कि लोग घबरा जाएं, ऐसा कुछ मतलब तथ्यों को हमेशा परिस्थिति बस मॉडिफाई करना होगा। या फिर जैसे आपको कल को आप जैसे कुछ ऐसा कुछ सेपॉय कुछ गुप्तचर विभाग से संबंधित कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ पर तथ्यों को छिपाना ज़रूरी है। अब वहाँ पर अगर आप इस मकसद से रहोगे कि हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो ये इस तरीके की अगर रिजिड आपका व्यवहार रहेगा तो फिर एक इशू बनेगा आपकी जॉब से रिलेटेड। हो सकता है कि आपके इसी व्यवहार के चलते परिस्थितियाँ और भी घातक हो जाएं। या जैसे कि एक बहुत अन्य उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो उसको कुछ मानसिक बीमारी है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, या कुछ उसका ग्रे एरिया है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ, और आप वही बात को दोहरा रहे हो कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है, मतलब उसी बात को आप बोल रहे हो उसके सामने, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अभी सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, जैसे संस्कृत में श्लोक भी है कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो।
तो आप अप्रिय सत्य मत बोलो, कि जो दूसरों को पसंद सत्य ना हो तो वो मत बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये अपने आप में पूर्णतः तार्किक बात नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर एब्सोल्यूट बात नहीं है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने सत्य बोला लेकिन दूसरे को खराब लग गया, तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब ये एनालिसिस है, आपको यही एग्जामिनर के सामने रखना होगा। ये जो आप लोग करते हो, सामाजिक स्तर पे देखें, राजनीतिक स्तर पर देखें, ये किसी एक बात को सिद्ध करने के उदाहरण आप लोग देते हो। और ये जो बात है कि हाँ अपने आप में पूर्ण तार्किक नहीं है, कभी कभी परिस्थिति बस असत्य का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है, ये एक अलग डायमेंशन है। अब इसी निबंध में हो सकता है कि आप तीसरा डायमेंशन भी ओपन कर दो, चौथा डायमेंशन भी ओपन कर दो, तो जितने डायमेंशंस आप ओपन करोगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक के सेशन में मैंने जो भी बताया उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ मैंने आज के सेशन में बताया। कि पहली बात मैंने ये बताया कि निबंध लेखन की सीरीज नियति IAS के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रही है, जिसमें आज के सेशन में हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करेंगे। ज़्यादातर जो निबंध पूछे जा रहे हैं वो दार्शनिक टाइप के निबंध पूछे जा रहे हैं, और निबंध का चुनाव कैसे करना है उसके बारे में आज ही देखेंगे। और फिर उसके बाद मैंने कुछ फंडामेंटल्स बताना चालू किया कि पहली बात मैंने आपको बताई कि ऐसे में डायग्राम के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि डायग्राम हमारी बातों को संक्षिप्त करके रखने का एक तरीका है, लेकिन जो निबंध की मांग है वो है आप एनालिसिस करिए। तो क्योंकि यूपीएससी खुद ही कहता है कि 1000 से 1200 शब्दों में मुझे बताओ, ठीक है। तो और निबंध को बिंदुवार नहीं लिखना है, निबंध को छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से लिखना है। पैरा चेंज करने का क्या तरीका होना चाहिए वो मैं आपको सिखाया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि निबंध में यह आवश्यक नहीं है कि आप हर एक पेज पर शायरी, कविता या कोई अन्य उद्धरण लिखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई दोस्त सत्यमेव जयते लिखाया, आपका कोई दोस्त निदा फाजली की कोई गज़ल लिखाया, आपका दोस्त कोई कबीर का दोहा लिखाया। अब आप टेंशन में हो कि मेरा दोस्त ने ये लिखा था, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा कुछ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि निबंध में शायरी या कविता या किसी कोटेशंस के मार्क्स नहीं मिलते हैं। निबंध में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो एनालिसिस के मिलते हैं, कि आपने कितने अच्छे से विश्लेषण किया है, ठीक है, उसके मार्क्स मिलते हैं। निबंध में डायमेंशंस वही एनालिसिस के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को के बीच में ये मैसेज है कि सामाजिक स्तर पे बात कर लो, आर्थिक स्तर पे बात कर लो, सांस्कृतिक स्तर पे बात कर लो, ये सारे इक जो हैं इनके स्तर पे बात कर लो, आपका निबंध पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निबंध में जो ये आपको एग्जामिनर देता है वो केवल एक आयाम होता है, वो सिक्के का केवल एक पहलू होता है, इसका दूसरा पहलू भी ओपन करना होता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, या सिक्के का एक पहलू है जो एग्जामिनर ने आपके सामने रखा है, इसमें अन्य पहलुओं को भी ओपन करना है, ठीक है। कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये पूर्ण तार्किक प्रस्तुति नहीं रखता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति बस असत्य का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे ताज होटल में हमले से संबंधित मैंने आपको बातें बताई, या मैंने आपको ये भी बताया कि आप किसी ज़िले में डीएम हो और वहाँ पे कुछ किसी एक खास विशेष क्षेत्र में कुछ उपद्रव होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने उस विवरण की पूर्ण जानकारी दे करके और ज़्यादा, अगर विद्रोह बढ़ने वाला होगा तो उसको और बढ़ा दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करोगे। थोड़ा बहुत तथ्यों को मॉडिफाई करके लोगों के सामने रखोगे कि जिससे शांति व्यवस्था बनी रह सके, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब इस स्थिति को संभालने की कोशिश करोगे, ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद कुछ आज उदाहरण, मुहावरे और कोटेशंस आपको दिखाने थे। मैं ये बात बोल रहा था यहाँ पे कि मतलब आप शायरी, कविता या कुछ अन्य उद्धरण लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिखोगे तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो बेहतर है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो, और जैसे कोई फैक्ट्स हो गया, डेटा हो गया, तो इनका समावेश करने से आपका निबंध बेहतर होता है। आपकी बातें एग्जामिनर को एक अच्छे, मतलब आप एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ ये इसने अच्छे से अपनी बात रखी है। क्योंकि जब हम कोई फैक्ट्स या डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा विश्वास बनता है, ठीक है। तो उसी विश्वास को बनाने के लिए इन इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल्स का
एग्जाम्पल्स को रखना चाहिए, इलॉस्ट्रेशंस से अपनी बात को पुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो और बाकी प्रस्तावना पर हम आगे 3 सेशन करेंगे, 5 से 6 सेशंस मेन बॉडी पर करेंगे और इस निष्कर्ष पे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो कुछ मैं यहाँ पर कविताओं और कथनों का उद्धरण आपके सामने दे रहा हूँ, और तो इनको बस पढ़ना है और इनको याद करने की भी कोशिश करना है। लेकिन मैं वही बात आपको बताया कि ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपने जैसे कोई युद्ध और शांति के ऊपर कोई एस्से आया और आपने ये लाइन नहीं लिख करके आए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याध, जो जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन नहीं लिख करके आए एग्जाम हॉल में और आप टेंशन में आ गए कि मैंने तो ये लाइन नहीं लिखी, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कविताओं और कथनों का उद्धरण मतलब ये या कुछ अन्य कोटेशंस का प्रयोग अगर आप कर पा रहे हो तो बेहतर है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया है कि इससे चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कुछ करना ही है, तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्यावरण, धरती, हर एक टॉपिक के ऊपर ये एक्चुअली पीडीएफ है। ये मैंने जो हमारा नियति निबंध का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने ये पीडीएफ शेयर कर दिया है। आज दोबारा से ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, नियति निबंध वाला जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। जैसे कोई राष्ट्रवाद के ऊपर आ जाए तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, इकबाल की ये लाइन, ठीक है। या गरीबी या अकाल पे आए तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नागार्जुन की लाइन को लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके इसी तरीके से हर एक थीम के ऊपर है, विज्ञान और दर्शन के ऊपर, न्याय, सामाजिक न्याय, भेदभाव के ऊपर, गुरु शिक्षक, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरीके का जैसे कोई भी बात खेल के ऊपर आ जाए, शिक्षा के ऊपर आ जाए, सा विद्या या विमुक्त मुंडकोपनिषद, ठीक है। या संस्कृति के ऊपर या नैतिकता के ऊपर, या जैसे इस वाली पीडीएफ में विचारक आधारित उद्धरण भी हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ कथन आपने कहीं पर कोट कर दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, अब्राहम लिंकन का, अरस्तू का कोई कथन आपने कोट किया, अग्गे का कोई कथन आपने कोट कर दिया, ठीक है। तो वो उसका एज मिलता है, उस वो एग्जामिनर को या आपके निबंध को और विश्वसनीय बनाता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहना है, निबंध में समय समय पर यूज़ करना है, और उससे आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, इसमें बहुत डिटेल में संस्कृत उद्धरणों का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अतिथि देवो भव या इस तरीके के जो छोटे छोटे उद्धरण हैं जो आपको इजली याद हो सके, तो उनको देखना है और उनको याद कर लेना है, ठीक है। माता प्रथम गुरु, अहिंसा परमो धर्मा, अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। और अंग्रेजी उद्धरण है, सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विथ नो लॉस ऑफ इंथुसियाज्म, ठीक है। तो इस तरीके के इंग्लिश उद्धरण भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 2015 का पेपर है, ये मैंने एक्चुअली आज के सेशन के लिए मैं कुछ पेपर्स भी लेकर के आया था, और ये जैसे 2024 का पेपर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे खंड ए है और खंड बी है, तो खंड ए में 4 निबंध हैं और 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और इसका सेक्शन बी है ये, इसमें 4 निबंध हैं और इसी में से 4 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो इस तरीके का आता है और ये 250 मार्क्स का होता है, एक निबंध 125 मार्क्स का होता है और 2 निबंध करने तो 250 मार्क्स का हो गया, ठीक है।
और ये जैसे 2025 का ऐसे है, सेम वही है कि सेक्शन ए जिसमें 4 निबंध होंगे और सेक्शन बी जिसमें 4 निबंध होंगे। अब कौन सा निबंध चुनना है, ये इसमें जैसे निबंध चुनने पे कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ आज के सेशन में, बाकी आने वाले सेशंस में भी मैं इस पर बातचीत कर लूँगा कि कौन सा निबंध चुनना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपको उस निबंध की समझ होना चाहिए, कि आपको वो निबंध समझ आया, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। कि आपको निबंध का विषय ही नहीं समझ आया तो आपके लिए आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो इधर उधर कर दोगे, ठीक है। फिर वो मतलब अगर आप विषय पर लिखोगे ही नहीं तो एग्जामिनर कैसे मार्क्स देगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको समझ आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके पास उससे संबंधित कुछ हाँ, फिर उसके बाद जैसे आयाम पर आपको आना चाहिए कि डायमेंशंस इस निबंध में कितने ओपन हो रहे हैं। डायमेंशंस अगर अच्छे खासे ओपन हो रहे हैं आपको आपको उस आपके द्वारा उस निबंध के विषय पर, तो आपको वो निबंध का चुनाव करना चाहिए। तीसरी बात जैसे उदाहरणों की आती है कि आपके पास कोटेशंस हो, कोट्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, आपको याद आ रहे हैं, तो फिर आपको उस निबंध की तरफ जाना चाहिए। तो यही कुछ बातें हैं जिसके बेसिस पर आपको निबंध का चुनाव करना है, ठीक है। और एक दो और बारीक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ निबंध 5वां पढ़िए कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाई लीविंग इट अलोन, ठीक है। तो जैसे ये निबंध है तो इसमें क्या है कि आपसे मतलब मैले पानी को कैसे साफ़ किया जाना चाहिए, आरओ की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे फिल्टरेशन होता है, वो सब आपसे नहीं पूछ रहा है यूपीएससी। आप ये एक दार्शनिक तरीके का निबंध है, दार्शनिक निबंध है। तो इसमें यूपीएससी जो है दर्शन पूछ रहा है, जिसमें मैले पानी का मतलब वो आरओ टेक्नोलॉजी या फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी आपको नहीं पूछ रहा है कि कैसे मैले पानी को साफ़ करें। मेरे घर में एक बाल्टी भर गंदा पानी रखा है तो बता दो कैसे साफ़ करना है, ऐसा कुछ नहीं आपसे कह रहा है। आपसे बस ये जानना चाह रहा है कि मतलब आपसे इसमें एक दर्शन छुपा हुआ है, वो जानना चाह रहा है कि मैला पानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब वही जो बात मैं पहले बताया, यहाँ पे मैला पानी अपने आप में रूपक है, मेटाफर है, ठीक है। यहाँ पे मैला पानी अपने आप में मेटाफर है, ठीक है। तो ये रूपक है मैला पानी, जो अपना प्रस्तुत अर्थ के अलावा एक अप्रस्तुत अर्थ भी रख रहा है। एक इसका तो प्रस्तुत अर्थ है कि मैले पानी, ये बात सही है, मतलब मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, ये बात भी सही है। कि जैसे आप सही में अगर आप जैसे ये कोई गिलास में कोई गंदा पानी है, तो अगर आप इसको अकेला छोड़ दोगे तो इसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो गंदे कण हैं वो, या जो भारी कण हैं वो धीरे धीरे बैठते चले जाएंगे और ऊपर एक स्वच्छ पानी आ जाएगा। तो मैले पानी को अकेले छोड़ने पर ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। ये प्रस्तुत अर्थ है, ये बात सही है, लेकिन इसका एक अप्रस्तुत अर्थ भी है। और अप्रस्तुत अर्थ क्या है? अप्रस्तुत अर्थ है कि मैले पानी का मतलब सिर्फ यहाँ मैले पानी से नहीं है। मैले पानी का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी विसंगतियां हैं, व्यक्ति के अंदर कोई अवगुण है, व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां हैं। तो अगर व्यक्ति उस कमी को दूर करना चाहता है, व्यक्ति अपने उस अवगुण को दूर करना चाहता है, तो उसको एकांत में समय दो, उसको अकेला छोड़ दो, तो वो अपनी उस कमियों को दूर कर लेगा, अपनी उस विसंगतियों को दूर कर लेगा और अपना जीवन अच्छा कर लेगा। तो वही बात है कि मैले पानी का मतलब यहाँ पर सिर्फ मैला पानी नहीं है, इसमें दर्शन छुपा है और ये एक मेटाफर है जो अपने प्रस्तुत अर्थ के अलावा अप्रस्तुत अर्थ भी रखता है। तो जो इस टाइप के निबंध होते हैं जिसमें रूपक आते हैं, जिसमें मेटाफर्स आते हैं, तो अगर आपने उन निबंधों के ऊपर लिखा जिसमें मेटाफर्स आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं।
तो ये इसमें जैसे कोई रूपक नहीं है, ठीक है, कोई रूपक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रूपक है, मेटाफर है कि मैले पानी का मतलब सिर्फ मैला पानी नहीं है। मैले पानी उस विसंगति की ओर इशारा करता है, उन अवगुण की ओर इशारा करता है, उन कमियों की ओर इशारा करता है कि उस रूपक की ओर, मतलब ये मैला पानी सिर्फ मैला पानी नहीं है, ये रूपक है यहाँ पर। तो अगर आप कोई रूपक वाला एस्से एग्ज़ाम हॉल में लिखते हो तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको निबंध के सिलेक्शंस में कि मेटाफर वाले निबंध लिखना है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये सब समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हैं उतनी देर से, तो ये सब आने वाले सेशंस में अगर आप इसी तरीके से अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ ये सब आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे, और ये आप अगर एक बार समझ गए तो आपको एस्से में एक्चुअली क्या होता है कि मेन चीज़ एस्से में है फॉर्मेटिंग के, कि आपको एस्से का एक बार फॉर्मेट सीख गए फिर आपसे अच्छा कोई एस्से का जानकार है ही नहीं, आप बहुत अच्छा करने लगोगे। क्योंकि जैसे कंटेंट इनरिचमेंट का जो काम है वो धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन एक बार फॉर्मेट सीख लो फिर आपका काम अच्छे से चलने लगेगा, ठीक है। तो ये एस्से में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी कुछ और भी कुछ बातें हैं वो आपको बता देता हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनके पास सर एग्जाम्पल्स की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके का जैसे कुछ आप बना सकते हो रिसेंट इंसिडेंट्स करके, जिसमें जैसे कुछ घटनाएं हैं जिनको आपको अपने एस्से में, क्योंकि एस्से को विश्वसनीय बनाना है, आपकी बातें प्रभावी तरीके से एग्जामिनर के पास पहुँचे, तो इसलिए कुछ रिसेंट एग्जाम्पल्स को भी आपको कोट करना पड़ेगा अपनी बातों को रखने के लिए, अपने डायमेंशंस को प्रूव करने के लिए कुछ रिसेंट एग्जाम्पल। तो इस तरीके का कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स करके फिर साइड में लिखते चलो कि जैसे तालिबान वापसी या अफ़गान क्राइसिस से संबंधित जैसे आपके दिमाग में रहे कि कभी कोई जिक्र करना हुआ तो आपने कर दिया, या बिल्किस बानो केस, नुपुर शर्मा केस। तो इस तरीके के जैसे जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं ये तो पहले के नोट्स हैं, तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया कि इस तरीके का रिसेंट इंसिडेंट्स करके कुछ ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी आपने कोई डायमेंशन ओपन किया और उसमें रिसेंट का कोई इंसिडेंट्स दिखा करके अपनी बात को रखा तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि आप अपडेटेड हो चीज़ों से और वो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है इससे राइटिंग से संबंधित बातों में। और आज के सेशन में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, ये सब जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है वो सब आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर जो नियति निबंध करके है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ भी सकते हो, और ये मैं वहीं पर शेयर करूँगा तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और बाकी निबंध लेखन की सीरीज़ से जुड़े रहना है, और जो भी 10 से 12 सेशंस होंगे उसमें निबंध से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अभी कल वाले सेशन में हम लोग निबंध की भूमिका किस तरीके से लिखते हैं, निबंध को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, उस पर बातचीत करेंगे कल के सेशन में। और आने वाले 3 सेशंस में हम लोग केवल और केवल निबंध की भूमिका ही देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब 3 सेशन हो जाएंगे तो नेक्स्ट 5 सेशंस में मेन बॉडी, और फिर उसके बाद 5 से 6 सेशंस में मेन बॉडी, और 1 से 2 सेशन में निष्कर्ष किस तरीके से लिखते हैं निबंध में उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ सेशंस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।